फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी का 10 प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हिंदी का भी बहुत सारा टॉपिक कराया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, ताकि आपका जो जेएसएससी के एग्ज़ाम है, यहाँ सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। जैसे पत्र जो 3 है मेंस का, वो 150 क्वेश्चन का, वो भी प्रैक्टिस सेट किया जाता है। टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है, आप लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आप खुद से भी मिला सके, और खुद से सॉल्व करने में आपको ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसीलिए मैं टेलीग्राम पे पहले डाल देता हूँ। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाजन शब्द में समास है। तो दोस्तों, महाजन शब्द में जो है कर्मधारय समास है। क्या है? यानी इसका संधि विग्रह जो होगा जन के लिए महान, यानी जो इसका पूर्व पद है, तो पूर्व पद जो है महान है और उत्तर पद जो है जन है, यानी लोग है। तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है कमल नयन शब्द में समास है। तो दोस्तों, कमल नयन शब्द जो है यहाँ पे बहुव्रीहि नहीं दिया है तो कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि कमल नयन में जैसे इसका विग्रह के अनुसार जो है या तो कर्मधारय हो सकता है या बहुव्रीहि हो सकता है। कमल के समान है जो, अगर संधि विग्रह कमल के समान है जो, तो ये कर्मधारय हो जाएगा। अगर इस प्रकार रहे, कमल के समान है जिसका, माने कमल के समान नयन है जिसका, तो इस तरह से अगर संधि विग्रह होगा तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यानी कमल के समान नयन है जिसका, ये विष्णु जी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुव्रीहि नहीं दिया है तो इसलिए कर्मधारय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाथ न आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है? तो दोस्तों, इसका निकटतम अर्थ जो है क्या है, तो ये पकड़ में ना आना। अगला क्वेश्चन है, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ जो है विद्रोह करना। अगला है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इनमें से जो भाववाचक संज्ञा है चिंता है। अगला है, हरियाली है। तो हरियाली क्या है दोस्तों? तो हरियाली जो है ये भाववाचक संज्ञा है। अगला है, वह का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो किस सर्वनाम में किया जाता है? तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। दोस्तों, आप जहाँ से भी हिंदी पढ़े हों, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे तो आपको कन्फर्म या कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इसलिए प्रैक्टिस सेट करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा सर्वनाम है? तो ये निजवाचक सर्वनाम है। दोस्तों, जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ डिटेल्स बताना है, मैं ज़रूर डिटेल्स बात करूँगा। और कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर बेहिचक आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगला है, तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में जो है ये अधिकरण है। में पर में जो है अधिकरण होता है। अगला है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है। तो कौन सा कारक है? तो ये अपादान कारक है। अगला है, सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। तो कौन सा प्रकार है? तो ये संख्यावाचक है। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इसमें आंसर जो दिया है संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ सब कुछ का मतलब संख्या इंडिकेट कर रहा है। अगला है, निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो कौन सा विशेषण नहीं है? तो इसमें जो है नमक जो है विशेषण नहीं है, बाकी बात नमकीन, पथरीला और बर्फीला ये विशेषण है। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। तो उठाना क्रिया का अकर्मक रूप क्या है? तो ये उठाना हो जाएगा। हथियाना में कौन सी क्रिया है? दोस्तों, हथियाना में जो है नाम धातु क्रिया है। अगला है, साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। अगला है, लाल दासी एवं चरण दासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है?
दोस्तों ये मेवाती भाषा में रचा गया है। दोस्तों मध्यकाल में जो मेवात क्षेत्र था वहाँ पे धार्मिक पुनर्जागरण का कार्य जो है यही प्रसिद्ध संतलाल दास जी ने किया था। दोस्तों इनका जन्म जो है धौली दू गांव में हुआ था। गांव का नाम क्या था? धौली दू गांव में हुआ था। ये कहाँ पे है? तो ये अलवर में है। और जन्म कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों ये जो है निगुण भक्ति का उपदेश देते थे, निगुण भक्ति का। तो ये मेवात क्षेत्र है तो मेवाती भाषा का यूज किए थे। अगला है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना जो है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कब हुआ था? 1 मार्च 1960 को हुआ था। 1 मार्च 1960 का। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगला है किस अनुच्छेद के तहत संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाया और उसका विकास करे? तो किस के होगा? तो ये आर्टिकल 351 है। दोस्तों इसमें हम चारों आर्टिकल के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये 340 आर्टिकल क्या होता है? तो दोस्तों 340 जो आर्टिकल है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए आयोग का बनाना। दोस्तों इसी के आधार पर जो है काका कालेलकर आयोग बना था। काका कालेलकर आयोग जो है 1953 से 55 ईस्वी में बना था। दोस्तों मंडल कमीशन का भी गठन जो है इसी के तहत हुआ था 1978 से 80 के बीच में। दोस्तों अगर आपको 350 आर्टिकल के बारे में पूछ दे तो क्या बताइएगा? तो 350 आर्टिकल है कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर उसकी परेशानी है तो संघ या राज्य के कर्मचारियों को जो है उस समय के यानी जो राजभाषा है उसमें आप आवेदन दे सकते हैं। यही है आर्टिकल 350। ये तो आपातकाल है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है? तो इसमें जो है कौन है? दीपावली। दीपावली जो है तद्भव नहीं है। अगला है चम्मच बारूद और लाश शब्द किस विदेशी भाषा के शब्द है? तो किस भाषा का है? तो ये तुर्की भाषा का है। अगला है ध्वनि परिवर्तन के कारण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं। जो क्या होता है जैसे ऐतिहासिक और भौगोलिक। ये जैसे अग्नि से आग बना तो ये ध्वनि परिवर्तन है। तो ये 2 भेद होता है इसका कि 2 प्रकार होता है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो इसमें विदेशी शब्द कौन है? तो ये ग्लास है। धर्म का परिवर्तन धर्म में कौन स्वरागम है? तो दोस्तों स्वरागम जो है 3 प्रकार का होता है। ये आदि स्वरागम, मध्य स्वरागम और अत्यंत स्वरागम। तो जैसे आदि स्वरागम क्या है होता है? अ जोर नाज, अ जोर नाज करेंगे तो अनाज हो जाएगा। तो ये आदि स्वरागम है। मध्य स्वरागम होता है कर्म जोर अ, कर्म जोर अ यानी करम। तो देखिए यहाँ कर्म जो अ की है तो कर्म हो गया है। तो धर्म का क्या हो जाएगा? धर्म का धर्म लिखा गया है। तो ये मध्य स्वरागम है। और अंत्य स्वरागम क्या होता है? जैसे दवा जोर ई तो दवाई हो गया। तो ये अंत स्वरागम है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो दोस्तों शांत रस का अस्थाई भाव जो है ये निर्वेद है। अगला है प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ था? तो ये प्रतीकवादी आंदोलन का उदय जो है ये कहाँ पे हुआ था? तो ये फ्रांस में हुआ था। कहाँ? फ्रांस में। अगला है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं। तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को जो है यति कहते हैं। प्लेटो का समय क्या माना जाता है? दोस्तों प्लेटो का समय जो है ये 427 से 347 ईसा पूर्व माना जाता है। राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये अधिसूचना है।
अगला है मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं, तो ये विद्यापति को जाना जाता है। दोस्तों इनकी क्या क्या रचना है, तो कीर्तिलता हो गया, कीर्ति पताका हो गया, पुरुष परीक्षा हो गया। तो इनका प्रमुख रचना जो है जैसे कीर्तिलता है और कीर्ति पताका भी है। फिर पुरुष परीक्षा है, पुरुष परीक्षा भी विद्यापति जी का रचना है। संत कबीर ने जगत को कैसा बताया, तो दोस्तों संत कबीर ने जगत को जो है ये बौराना बताया। अगला क्वेश्चन है उद्धव आगमन ने गोपियों की वीर अग्नि को क्या माने, इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो प्रज्वलित कर दिया, कुछ नहीं किया, शांत कर दिया, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों प्रज्वलित कर दिया। अगला है तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस किस भाषा में रचा गया है, तो किस भाषा में रचा गया है, तो ये अवधी भाषा में रचा गया है। अगला है सोहत का क्या अर्थ होता है, दोस्तों सोहत का जो अर्थ होता है ये सुहाना लगना। अगला है रसखान का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों रसखान का जन्म जो है ये 1548 ईस्वी में हुआ। अगला है भूषण किस काल के कवि है, तो दोस्तों भूषण जो है ये किस काल के कवि है, रीति काल के कवि है। विद्यापति जी का जीवन काल कब से कब तक रहा, तो दोस्तों इनका जीवन काल जो है 1380 से 1448 ईस्वी तक रहा। अगला है कबीरदास को शिक्षा कैसे प्राप्त हुई, तो दोस्तों कबीरदास को जो है ये पर्यटन और सत्संग द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई। सूरदास की दृष्टि में किसके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है, तो सूरदास के दृष्टि में जो है तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है। अगला है तुलसी के गुरु थे, तो तुलसी के गुरु कौन थे, तो नरहरि दास थे। अगला है बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसे लय या संगीत का संसार नहीं करता जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे, यह किसका कथन है, तो दोस्तों यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का है। अगला है भूषण अर्थ होता है, भूषण अर्थ क्या होता है, तो भूषण अर्थ जो है ये शेर होता है, भूषण का मतलब। साक्ष्य का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों साक्ष्य का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। भारतेंदु काव्य रचना का प्रारंभ किस भाषा में हुआ था, तो किस भाषा में हुआ था, तो दोस्तों ये खरी बोली हिंदी से हुआ था। अगला है भारतेंदु जी की रचना भारत दुर्दशा क्या है, तो दोस्तों भारत दुर्दशा जो है क्या है, तो ये नाटक है। अगला है गुप्त जी को साकेत के विषय में किन से प्रेरणा मिली थी, तो किन से प्रेरणा मिली थी, तो ये भुजंग भूषण भट्टाचार्य से मिली थी। अगला है किस कृति मैथिली शरण गुप्त ने अतुकांत छंद में लिखा है, अतुकांत छंद में किस कृति को लिखा है, तो मेघनाद वध को लिखा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि है, तो किस काल के कवि है, तो ये आधुनिक काल के कवि है। अगला है निराला जी में लाक्षणिक वैलक्षण्य के प्रवृत्ति उतनी नहीं पाई जाती जितनी क्या, तो ये प्रसाद और पंत जी को पाया जाता है। पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों पंत जी का जन्म जो है कौशानी में हुआ था। अगला है पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार किस कृति पर मिला था, तो किस कृति पर मिला, तो ये लोकायतन पे लिखा, इनका फेमस भी है। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य के किस वाद की कवित्री में शुमार है, तो किस वाद के कवित्री में शुमार है, तो छायावाद के। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, तो महादेवी वर्मा का जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला है प्रसाद जी की का किस रचना में छायावादी रूप का उत्कर्ष प्राप्त है, तो किस रचना में, तो ये आंसू में। अगला है जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था, तो जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था, तो ये देवी प्रसाद साहू जी थे। अगला है रामधारी सिंह दिनकर को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये 1959 में। दिनकर जी को कब चीन के लेखक संघ के निमंत्रण पर चीन गए थे, तो ये 1957 में। जैनेन्द्र जी किस पत्रिका के संपादक थे, तो किस पत्रिका के संपादक थे, तो जागरण के थे।
अज्ञेय की शिक्षा कहाँ हुई थी? तो दोस्तों अज्ञेय की शिक्षा जो है लाहौर और मद्रास दोनों जगह पे हुआ था। युगधारा किसी काव्य रचना है? तो किसकी काव्य की रचना है? तो नागार्जुन की है। नागार्जुन किस धर्म में दीक्षित हुए थे? तो किस धर्म में दीक्षित हुए थे? तो नागार्जुन जो है ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म नहीं, बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की शिक्षा दीक्षा कहाँ पूरी हुई थी? तो कहाँ पूरी हुई थी? तो ये इलाहाबाद में। इन काव्यों में से कौन सा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है? तो कौन सा है? तो गर्म हवा जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। दोस्तों माया दर्पण किसकी रचना है? तो माया दर्पण जो है निर्मल वर्मा की है। निर्मल वर्मा की है। और दोस्तों एक सुनी नाव और काठ की घंटियाँ जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। धूमिल का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों धूमिल का जन्म जो है कब हुआ था? तो ये 1936 ईस्वी में हुआ था। धूमिल की असमय मृत्यु के किस बीमारी से हुई थी? असमय मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? तो ये ब्रेन ट्यूमर हो गया था। अगला है गोबर घर से भाग कर कहाँ गया? तो दोस्तों ये गोदान की कहानी है और गोदान को हमने बहुत अच्छा से कहानी के तौर पर बताया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, बहुत ही आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये नौकरी करने के लिए लखनऊ चले जाते हैं। मेरीगंज गांव का नाम किसके नाम पे पड़ा था? तो किसके नाम पे पड़ा था? तो ये मार्टिन की पत्नी थी, इसी के नाम पे पड़ा था। दोस्तों मेरीगंज के भी हम लोग बहुत अच्छा डिटेल से बात किए हैं। दोस्तों हम 12 वीडियो हिंदी पे बनाए हैं, अगर आप वो देख लेते हैं तो 60% आपका कवर हो जाएगा। तो नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के उपाध्यक्ष कौन है? कौन है? तो ये गयादीन है। अगला है होरी की गाय की मृत्यु कैसी हुई? तो वही कैसे हुई? जहर देकर मार देता है इसके भाई की पत्नी। अगला है डॉक्टर प्रशांत की मुंह बोली माता का क्या नाम है? तो मुंह बोली माता का नाम क्या है? तो ये स्नेहमयी है। अगला है राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष जो है 1968 है। भारत दुर्दशा नाटक में पात्रों की संख्या कितनी है? तो पात्रों की संख्या जो है 19 है। अगला है पश्तुस्त शब्दों में से कौन सा शब्द नाटक से घनिष्ठ संबंध रखता है? तो नाटक से घनिष्ठ संबंध जो है रंगमंच रखता है। अशोक पैड पर किसके चित्र बनाता है? तो अशोक जो है पैड पर ये बिनी का चित्र बनाता है। अगला है भारतेंदु का पहला नाटक है। तो भारतेंदु का पहला नाटक कौन है? तो ये विद्या सुंदर है। अगला है ध्रुव स्वामिनी नाटक के खलनायक कौन है? तो खलनायक कौन है? तो ये रामगुप्त है। अगला है आधे अधूरे में जो एकमात्र स्त्री पात्र है वह कितने वर्ष की है? तो कितने वर्ष की है? तो 40 वर्ष की है। अगला है मधुआ जा सो रहो किसका कथन है? मधुआ जा सो रहो वही शराबी कहता है। इसका भी हम लोग बहुत अच्छा डिटेल से बात किए हैं। तो इसका क्या लल्लू कहता है मधुआ जा सो जाओ। ठाकुर का कुआं कहानी में प्रेमचंद ने किस समस्या को मुख्य रूप से दर्शाया है? तो किस समस्या को मुख्य रूप से दर्शाया है? तो दलित समस्या और जातिगत समस्या दोनों को। इस कहानी में इसके मनोभाव को दर्शाया गया है। तो किसके मनोभाव को दर्शाया गया है? तो ये पुरुष के मन और स्त्री के मन भाव को दर्शाया गया है। निर्मल वर्मा की कहानियों में निरूपित हुई है। तो क्या निरूपित हुई है? तो ये रहस्यात्मकता, व्यक्तिगत, जीवनगत जटिलता, तीनों। अभी हम लोग देखे भी है निर्मल वर्मा की जो कहानी है माया दर्शन। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में एक मौत कहानी में कहाँ के वातावरण चित्रित हुआ है? तो कहाँ के वातावरण को चित्रित किया गया है? तो महानगरीय के। अगला है गजाधर बाबू को बाद में वहाँ कहाँ नौकरी करनी पड़ती है? तो कहाँ नौकरी करनी पड़ती है? चीनी मिल में। अगला है यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है? तो सीधे सरोकार जो है ये आम आदमी से होता है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज मेजर ने किसके नाम पर अपने सेब के बगीचे कर दिए थे? तो ये मिस पास के नाम पे।
अगला है जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी में कौन कौन से पात्र है। तो कौन कौन से पात्र है ये भी हम लोग जितना कहानी है काव्य कवि का वो सभी वीडियो बना हुआ है, तो ज़रूर देखिए। लल्लू, शराबी, साधु, सरदार सिंह सभी थे। अगला प्रेमचंद की कहानियों का आधार है। तो प्रेमचंद की कहानियों का आधार क्या है, तो ये ग्रामीण है। अगला है जैनेंद्र जी की प्रथम कहानी खेत किस पत्रिका में छपी थी। तो किस पत्रिका में छपी थी, तो ये विशाल भारत में छपी थी। अगला है मेजर गिरीश नेगी किससे प्रेम करता था। तो किससे प्रेम करता था, तो मिस जूली से प्रेम करता था। कमलेश्वर की किस कहानी में प्रेमाभिव्यक्ति हुई है। तो किस कहानी में, तो ये नागमणि और नीली झीलें दोनों में। अगला है इनमें से कौन सी कहानी संकलन से उषा प्रियवदा का है। तो ये जिंदगी और गुलाब, कितना बड़ा झूठा, फिर बसंत आया, ये सभी है। अगला है कहानीकार की दृष्टि से किस पर गई है। कहानीकार की दृष्टि किस पर गई है, तो कहानीकार की दृष्टि जो है श्रीमती शुक्ला जी पर गई है। अगला क्वेश्चन है कुल्लू में मिस पाल ने रंजीत को कौन सी मछली खिलाने की बात कही थी। तो कौन सी मछली खिलाने की बात कही, ट्राउट। अगला है पाहुर दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे। तो कौन थे, तो ये राम सिंह थे। अगला है सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो सिद्धों की संख्या जो है कितनी मानी जाती है, तो 84 मानी जाती है। कबीर के गुरु का नाम क्या है। तो कबीर के गुरु का नाम जो है ये रामानंद है। अगला सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो कौन है, तो ये पद्मावत है। सर्वश्रेष्ठ रचना जो है पद्मावत है। अगला है मानस का हंस उपन्यास के लेखक है। तो मानस का हंस जो है रेणु जी द्वारा लिखा गया। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो कहानी का मुख्य पात्र जो है बग्गा साहब है। अगला है हत्या नामक कहानी के लेखक। तो हत्या नामक कहानी के लेखक जो है जैनेंद्र कुमार है। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये नामवर सिंह है। तो दोस्तों अगर आप हिंदी कहीं पढ़े हैं और ये प्रैक्टिस सेट करते हैं तो ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। और जहाँ पे ज़रूरत होता है थोड़ा सा हम डिटेल्स बता ही देते हैं, तो आप डेली कीजिए। चलिए दोस्त, अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। व्यू जाएगा कम से कम 1000 व्यू तो जाना चाहिए। 1000 व्यू नहीं जाता है तो क्या हो, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो इसलिए जो है आप लोग कोशिश कीजिए कि कम से कम व्यू 1000 जाना चाहिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।